आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंध ठाकुर की बटोर में हमने उनके सांस्कृतिक विचारों पर चर्चा की है और इस बात पर उनके विचारों की जानकारी प्राप्त की है कि उनका मानना था मध्य युग में भारतीय संस्कृति का वह स्वरूप नहीं था जो आज है। तब प्रत्येक व्यक्ति एक ही ईश्वर की आराधना मुक्त कंठ से किया करता था। या लकुटी अरु कामर या पर राजपुर को तजीडारो रसखान के इस पद को उन्होंने इस विषय में अपनी संदेश के माध्यम से अभिव्यक्ति दी है। उन्हीं का एक अन्य निबंध जो कल्पलता में संग्रहित है, संस्कृतियों का संगम, भी उनके सांस्कृतिक विश्वास और संस्कृति धर्मिता को अभिव्यक्ति देता है। उन्होंने इस निबंध के अंतर्गत भी जो भाव अभिव्यक्त किए हैं वह कुछ इसी प्रकार के हैं। भारत में जाति और धर्म का भेद बहुत पहले था ही नहीं। यहाँ वह इस बात को अभिव्यक्ति देना चाहते हैं। भारतीय संस्कृति किस प्रकार इस रूप में आई, जिस रूप में उसे आज हम स्पष्ट रूप से देखते हैं, उसे यहाँ स्पष्ट करने का प्रयास मुख्य रूप से हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का रहा है। उन्होंने यहाँ सर्वप्रथम संस्कृति विषय पर चर्चा की है। संस्कृति शब्द संस्कार से बना है जो एक दिन में बनकर तैयार नहीं होते। एक लंबा समय लगता है किसी भी बात को संस्कार का रूप धारण करने में। जिस प्रकार खेत में जब कोई बीज बोया जाता है तो एक दिन में ही फसल उगकर तैयार नहीं होती है, उसे एक लंबा समय लगता है अपने पूर्णता को प्राप्त करने के लिए। उसी तरह से संस्कृति कोई भी हो वह एक रात में बनकर तैयार नहीं हो सकती। इस बात को उन्होंने इसमें अभिव्यक्ति देने का प्रयास किया है। उनका मत था कि जहाँ तक भारतीय संस्कृति का सवाल है वह एक दिन में निर्मित नहीं हुई है। इसके मूल में अनेक संस्कृतियाँ, अनेक जातियाँ और अनेक बाहर से आने वाले लोगों के विश्वासों का योगदान रहा है। और इस बात को उन्होंने स्पष्ट करने के लिए बहुत से बातें यहाँ पर उठाई हैं। उन सबको हम क्रमवार रूप से समझने का यहाँ प्रयास करेंगे। इसीलिए उन्होंने कहा है भारतीय संस्कृति एक महासमुद्र की भांति है। समुद्र में जिस प्रकार सभी दिशाओं से बहकर आने वाली नदियाँ आकर मिल जाती हैं और वे अपना अस्तित्व खोकर समुद्र कहलाने लगती है, वैसे ही हमारी संस्कृति में अनेक संस्कृतियों का संगम हुआ है और उसी संगम के परिणाम स्वरूप भारतीय संस्कृति एक महासमुद्र के रूप में आज हमारे सामने विद्यमान है। अपनी बात को दृढ़ता प्रदान करने के लिए, तर्क युक्त बनाने के लिए उन्होंने प्राचीन ग्रंथों का अध्ययन भी प्रस्तुत किया है और उसके माध्यम से अपनी बात को वजन देने का उनका प्रयास रहा है। उन्होंने कहा है कि जब हम प्राचीन ग्रंथों का अध्ययन करें तो उससे ये बात बिल्कुल स्पष्ट हो जाती है कि ऐसी अनेक जातियां हैं जिनमें आचार विचारगत पार्थक्य पर्याप्त मात्रा में विद्यमान था। अर्थात उनमें आचार और विचारगत उनके जो नियम थे, उनके जो सोचने का तरीका था, उसमें बहुत अंतर था। ऐसी अनेक जातियों का उल्लेख प्राचीन ग्रंथों में मिल जाता है। उन जातियों के व्यवहार में, विश्वास में, मान्यताओं में, सब में पार्थक्य था और उनका कोई एक दृष्टिकोण नहीं था। और इस पार्थक्य के कारण उन्होंने अपना कोई अलग अलग विश्वास तय किए और इस तरह उनके अपने कुछ विचार बन गए और उनका ये जो विचार था ये ही उन्हें अलग अलग सिद्ध करता था। उन्होंने आगे इस निष्कर्ष को इस माध्यम से प्रस्तुत किया है कि यहाँ कितनी जातियाँ थी और उनमें ऐसे कितनी बातें थी जिन्होंने भारत देश और हमारी संस्कृति को कोई एक रूप देने में कितनी सहायता की है। अर्थात बहुत सारी जातियाँ थी, उन बहुत सारी जातियों के बहुत सारे विश्वास थे, विचार थे और उन सबके ही विचारों से मिलकर भारतीय संस्कृति का निर्माण हुआ है। उन्होंने इसके लिए भौगोलिक विस्तार को भी यहाँ पर स्पष्ट करने का प्रयास किया है।
अधिकांश युद्ध विभिन्न विश्वासों और संस्कारों के संघर्ष के कारण हुआ करते थे। भौगोलिक ज्ञान से परिचित पंडितों का अनुमान है कि इस देश का मध्य और दक्षिणी भाग पुराना है और हिमालय व राजपूताना अपेक्षाकृत नए भूखंड हैं, जिनमें एक भूगर्भ के आकस्मिक उत्पात से समुद्र में से उत्पन्न हो आया और दूसरा प्रकृति के सहज क्रम में सूख कर मरुभूमि में बदल गया। उन्होंने यहाँ पर कहना चाहा है कि इससे ये समझा जा सकता है कि यदि इस देश में प्रथम मनुष्य का वास नहीं हुआ होगा तो वह विंध्य पर्वत के दक्षिण में ही कहीं रहा होगा। यह भूभाग कभी ऑस्ट्रेलिया के विशाल द्वीप के साथ स्थल मार्ग से संबद्ध था अर्थात जुड़ा हुआ था और निकोबार और मलक्का के द्वीप भी इस भूभाग से ही संलग्न अंश थे। इस तरह की बात उन्होंने कही है। जहाँ तक जातियों के प्रश्न की बात है, इस संबंध में उन्होंने बड़ी स्पष्ट से कहा है कि इस भूखंड में कभी मुंडा या कोल श्रेणी की जातियाँ बसती थी। ये जातियाँ अभी भी हैं, किंतु अपनी पुरानी परंपरा को कदाचित जिला सकने में समर्थ हैं। ये माना जाता है कि ये जातियां भारतीय सभ्यता के केंद्रों, संचरण मार्गों और तीर्थ स्थलों से दूर रहने के कारण इस सभ्यता को बहुत कम प्रभावित कर सकी हैं। उन्होंने यहाँ पर स्पष्ट किया है कि आधुनिक शोधों से यह विचार सामने आया है कि प्रभावित तो प्रत्येक जाति ने किया है और ऐसी स्थिति में इन प्राचीन जातियों की उपेक्षा हमें नहीं करना चाहिए। इन्हीं के इन विचारों का ये प्रभाव रहा है कि आधुनिक शोधें आदिम जातियों के विषय में हो रही है और उनकी संस्कृति को संरक्षण देने का भी प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने विभिन्न जातियों के स्वरूप और उनके योगदान पर भी चर्चा की है। आचार्य जी का स्पष्ट विचार है कि ये समझना भूल है कि मुंडा और कोल जातियों का कोई योगदान हमारी सभ्यता में नहीं रहा है। ये तर्क गलत है। द्विवेदी जी ने माना है कि अनेक वृक्षों के नाम, खेती बाड़ी के औजार और अन्य पारिभाषिक शब्दों के नाम इन्हीं जातियों की भाषाओं से आए हैं। वृक्ष पूजा भी इन्हीं जातियों की देन है। द्विवेदी जी ने स्पष्ट शब्दों में इस बात को स्वीकार किया है कि लिंग पूजा और लांगुरधर देवता की पूजा भी इन जातियों से ही हिंदू धर्म में आई है। तांबुल को परवर्ती हिंदू धर्म में और शिष्टाचार में जो महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त हुआ है वह हम सभी को ज्ञात है। स्पष्ट रूप से इसका तात्पर्य ये है कि वृक्ष पूजा, लिंग पूजा, तांबुल का महत्व और शिष्टाचार के बहुत से अन्य साधन मुंडा और कोल जातियों के प्रभाव से ही हिंदू जाति में स्थान पा सके हैं। वास्तव में आचार्य जी ये बताना चाहते हैं कि हिंदू समाज के निचले स्तर में खेती बाड़ी करने वाली बहुत सी जातियां इन्हीं की जातियों का आर्यभाषी संस्करण है। यदि हम इन जातियों का अध्ययन करें तो बहुत कुछ स्थिति हमारे सामने स्पष्ट हो जाएगी। उन्होंने इसी विषय में कुछ अन्य बिंदुओं को भी उठाया है जिन पर चर्चा हम अपने अगले वीडियो में करेंगे। आप इस वीडियो को अपने सहपाठी मित्रों को शेयर करें और लाइक भी